हेलो स्टूडेंट्स। बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। पी ब्लॉक पे अपन बात कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 14 में आपके पास आता है कार्बन आ जाता है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया था कि एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, आयोनाइजेशन एनर्जी में, है ना। इन सब के बारे में डिस्कशन कर लिया था। और उसके बाद कल की क्लास थी, उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसमें अपन ने देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 14 के, ये +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +2 कौन करेंगे कि जब आप डाउन टू ग्रुप आओगे, यानी कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं, देन स्टेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज। और +4 की क्या हो जाती है? डिक्रीज। वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्टली शोन बाय कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। जर्मेनियम जो है वो +2 भी शो करता है। जर्मेनियम पे आ गए, जर्मेनियम पे आप टिन से आ गए, टिन से आप लेड पे आ गए। तो लेड तक आते आते इनकी स्टेबिलिटी जो है वो +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो स्टेबल हो जाती है। अदरवाइज जो ऊपर बात करें तो वो कौन सी स्टेबल रहती है? +4 स्टेबल रहती है। तो आज इनकी बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14। सबसे पहले रिएक्शन आती है आपके पास रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अपने को पता है, अपने एस ब्लॉक से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर वो किसका फॉर्मेशन करता है? ऑक्साइड का। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर वो किसका फॉर्मेशन करता है? वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है ये। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है ग्रुप 14 के, वो 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट one is monoxide and second is dioxide, है ना। when the elements of group 14 reacts with oxygen, E plus half O2 form EO, it is known as monoxide. And when element reacts with oxygen, then it form EO2 डाइऑक्साइड। तो जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर किसका फॉर्मेशन करेंगे? मोनोऑक्साइड का। और उसके साथ किसका करेंगे? डाइऑक्साइड का। अब बात करें कि सर अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या कंपैरिजन होगा, क्या डिफरेंस होगा? तो मोनोऑक्साइड की बात करें और डाइऑक्साइड की बात करें, मोनोऑक्साइड में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? +2। डाइऑक्साइड में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है आपके पास? +4। तो जब एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो अपन ने रेडॉक्स में पढ़ रखा है कि कोई भी एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड में अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा। तो अपन यूं कह सकते हैं कि इन बिटवीन द मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड आर मोर एसिडिक। Dioxide are more acidic because in dioxide element show its maximum oxidation state। यहाँ पे कितनी शो कर रहा है? +4। यहाँ पे कितनी शो कर रहा है आपके पास? +2। तो जो डाइऑक्साइड होते हैं वो मोनोऑक्साइड से ज्यादा एसिडिक होंगे। उसका रीजन क्या है? बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द डाइऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट इज +4 एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन मोनोऑक्साइड इज +2। अब जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, तो टॉप टू बॉटम आते हो तो एसिडिक नेचर जो है वो ऑक्साइड के, डाइऑक्साइड के, वो डिक्रीज होते हैं। क्या अपन यूं कह सकते हैं कि जो CO2 है, वो CO2 कौन से नेचर का है? वो सर आपके पास एसिडिक नेचर का। कि SiO2, GeO2, SnO2 वो कौन से नेचर के होते हैं? वो आपके पास एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो जब भी आप टॉप टू बॉटम आते हो, तो टॉप टू बॉटम आने पर डाइऑक्साइड जो है उनके एसिडिक नेचर क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। उनके एसिडिक नेचर क्या होते हैं आपके पास? डिक्रीज। बात करें मोनोऑक्साइड की, CO जो है वो आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड है।
CO जो है वो आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड है, मीन्स ना तो एसिडिक कैरेक्टर होते हैं ना ही इसके पास बेसिक कैरेक्टर होते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा कोई और आ गया कि जैसे सर हमारे पास आ गया सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, हमारे पास आ गया जीई मोनोऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड जो है वो आपके पास कौन से नेचर के होते हैं? ये एम्फोटेरिक नेचर के। कि सर एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं? रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ, दोनों के साथ केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, एसिड के साथ भी करेंगे, बेस के साथ भी करेंगे। ये न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा ना ही बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। डाइऑक्साइड में मैंने बताया CO2 आपके पास एसिडिक कैरेक्टर का होता है, बाकी आप टॉप टू बॉटम आते हो तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं? डिक्रीज। मींस SnO2 है, GeO2 है, वो कौन से नेचर शो करते हैं? वो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। तो ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन थी, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सेकंड देखिएगा, सेकंड रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये रिएक्शन ही नहीं करते। वाटर के साथ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम रिएक्शन ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज इनको इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है कि इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए। क्योंकि रिएक्शन का मीनिंग क्या है? कि रिएक्शन का मीनिंग है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए क्या कंडीशन है? कि जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाए? अनपेयर्ड स्टेट। जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अगर अनपेयर्ड होंगे तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं बिकॉज इनको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल पाती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करें। टिन जो है, एसएन जो है, वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और किसका फॉर्मेशन करता है? SnO2 टिन ऑक्साइड का प्लस प्लस H2 गैस क्या करता है? ये इवॉल्व करता है। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहां आ गया, यहां पे आपके पास 2। तो जब भी टिन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो स्टीम के साथ रिएक्शन करने पर टिन ऑक्साइड गैस टिन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस आपके पास क्या होगी? इवॉल्व। तो फर्स्ट रिएक्शन थी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सेकंड रिएक्शन थी आपके पास रिएक्शन विथ वाटर, थर्ड रिएक्शन आपके पास आती है रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? अपने को पता है कोई भी एलिमेंट जो है वो अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हैलोजन के साथ रिएक्शन करने पर वो किसका फॉर्मेशन करेगा? कि सर हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। मींस कि अगर आप एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 की रिएक्शन हैलोजन के साथ करवाते हो, X2 के साथ करवाते हो, तो दो टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। एक तो EX2 और आपके पास एक कौन सा बनता है? EX4। When the elements of group 14 reacts with halogen, then they form two type of halides. First is EX2 and second is EX4, like CCl4, like CHCl2, CH2Cl2। यानी कि ये क्या करते हैं? हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और हैलोजन के साथ रिएक्शन करने पर डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कि सर इसमें कुछ कंपैरिजन, इसमें भी कंपैरिजन देख लेते हैं। EX2 एंड EX4 देखिएगा, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है दोनों के बीच में और इस कंसेप्ट पे 12th में क्वेश्चन पूछ रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है ना, 10th 12th में। EX2 और EX4, EX2 की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी चाहे कह दीजिए वो कितनी है? +2। यहाँ पे इस पे चार्ज कितना है एलिमेंट के पास? +4। इस पे कितना है? +2। इस पे कितना है आपके पास? +4। तो जितना ज्यादा चार्ज होता है कैटायन पे, कैटायन का साइज उतना ही क्या होता है? कम। यानी कि ये जो एलिमेंट है उसका साइज क्या होगा? कि सर साइज कम होगा। कैटायन का साइज कम होता है तो मेरे हिसाब से शायद आपको पता होगा
that polarizing power कैटायन की क्या होती है ज्यादा। केमिकल बॉन्डिंग में करा था कि जितना छोटा कैटायन होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होते हैं। मींस कि जो EX2 टाइप के हैलाइड्स हैं आर लेस कोवेलेंट देन EX4 टाइप ऑफ हैलाइड। ये आपके पास क्या होंगे, मोर कोवेलेंट। ये आपके पास क्या होंगे, लेस कोवेलेंट। क्यों होंगे, क्योंकि यहां पे सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट या उस पे चार्ज कितना है +2, यहां पे कितना है +4। जितना ज्यादा चार्ज होता है साइज उतना ही क्या होता है कम। साइज कम होगा तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या होगी, इंक्रीज। और अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीज होती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी आपके पास क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो कभी क्वेश्चन आ जाए दैट व्हाई हैलाइड्स ऑफ EX4 टाइप आर मोर कोवेलेंट, क्या रीजन है, तो रीजन आपके पास ये रहे। तो ऐसा 12th में क्या पूछ रखा है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली है तो वो पेंटा हैलाइड्स का और ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन करती है। इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है कि व्हाई पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राई हैलाइड्स। तो क्या रीजन रहेगा कि पेंटा हैलाइड पे +5 वैलेंसी यानी कि सेंट्रल एलिमेंट पे और ट्राई हैलाइड में +3। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें +5 चार्ज आ रहा है, उसमें +3 चार्ज आ रहा है। तो कैटायन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही कम होगा। जितना साइज कम होगा वो क्या करेगा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी वो उतना ही क्या होगा आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो EX2 और EX4 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या रहेगा कि टॉप टू बॉटम आने पर EX2 टाइप के हैलाइड जो हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और EX4 टाइप के जो हैलाइड हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे +4 है, यहाँ पे क्या है +2। यानी कि सर के PbX4 है और PbX2 है, तो PbX2 क्या रहेगा आपके पास, मोर स्टेबल, और PbX4 आपके पास क्या रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा। तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन करवाई थी आपने ऑक्सीजन के साथ, फिर आपने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, फिर आपने रिएक्शन करवाई हैलोजन के साथ। हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो EX2 और EX4 टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। EX4 टाइप ऑफ हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन EX2 टाइप ऑफ हैलाइड बिकॉज इन EX4 द चार्ज ऑन द सेंट्रल एलिमेंट इज मोर देन डाइहैलाइड्स। तो इसके कारण से क्या रहता है, ज्यादा कोवेलेंट रहता है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो टॉप टू बॉटम आने पर EX2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, EX4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। PbX4 और PbX2 में देखें तो PbX2 मोर स्टेबल होता है बिकॉज यहाँ पे Pb पर चार्ज कितना होगा, +2, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यहाँ पे Pb पे चार्ज कितना होगा आपके पास, +4। तो अपने को पता है कि टॉप टू बॉटम आने पर स्टेबिलिटी हमेशा क्या होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज। ओके, तो ये इसकी है केमिकल प्रॉपर्टीज। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Anomalous behavior of कार्बन। मैंने आपको बताया था हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से, अपने ही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। कि सर ऐसा क्यों होता है, तो उनके सबके रीजन एक ही है, ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपके पास, हाई। आयोनाइजेशन एनर्जी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी क्या रहेगी, ज्यादा। और ड्यू टू स्मॉल साइज अपन ये भी कह सकते हैं
कि वैकेंट डी ऑर्बिटल आर absent या आर नॉट प्रेजेंट. Due to this reason, carbon show different properties from the elements of its own group. तो सर क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी? कार्बन क्या करेगा? पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. कार्बन पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा. कार्बन डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा. क्या सर पी पाई कैसे बनता है? एक एग्जांपल बता दो. एग्जाम्पल बता दो, जो बच्चे नए हैं उनको बता देते हैं. H2CO3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आपके पास क्या? ऑक्सीजन. बॉन्ड फॉर्मेशन में p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे. बॉन्ड फॉर्मेशन में p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे. दोनों के बीच में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है. तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग आ रही है वो कौन सी बॉन्डिंग आएगी? p पाई बॉन्डिंग. ऑक्सीजन भी पी पाई करता है, बिकॉज ऑक्सीजन का साइज आपके पास क्या रहता है? स्मॉल. तो ड्यू टू स्मॉल साइज, है ना, चाहे आप ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, चाहे नाइट्रोजन की बात कर लीजिए, कार्बन की बात कर लीजिए, बोरॉन की बात कर लीजिए, ये सारे क्या करते हैं? पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं. और कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, आपको पता है क्या? वो होती है कैटिनेशन. कार्बन क्या करता है? खुद के साथ यानी कि दूसरे कार्बन एटम के साथ एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं. तो ये आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कार्बन की. रीजन स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ड्यू टू absence of vacant d orbital, कार्बन शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स ओन ग्रुप, है ना. और साथ में कार्बन में क्या प्रेजेंट होता है? कैटिनेशन प्रेजेंट होता है. इसके कारण से कार्बन डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है. ये जितने भी जनरल रिएक्शंस थी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो खत्म हो चुके. अब अपन बात करेंगे कुछ कंपाउंड्स की. सर कौन कौन से कंपाउंड्स है? एक तो कार्बन के कंपाउंड है और एक आपके पास सिलिकॉन के कंपाउंड है. उसके बाद अपना पी ब्लॉक खत्म. तो देखते हैं कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड है. और उससे पहले एक चीज और आ जाती है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. 10th में पढ़े होंगे आपने कार्बन के एलोट्रोप के बारे में. क्या क्या है? कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं? कौन बताएगा? जल्दी से एंड्रेस कीजिए. कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं? 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि सर एलोट्रोप्स होते क्या है? जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो उसको आप क्या कहते हो? एलोट्रोप कहते हो, है ना. एलोट्रोप्स होते क्या? जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो उसे आप क्या कहते हैं? एलोट्रोप कहते हैं. कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं? 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट. फर्स्ट आपके पास आता है डायमंड, सेकंड आपके पास आता है ग्रेफाइट, और एक आपके पास आता है फ्लोरीन. 3 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन अपन स्टडी करते हैं. डायमंड के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं, फ्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं. तीनों में ही आपके पास ओनली कार्बन एटम्स होते हैं. कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम इनमें नहीं प्रेजेंट होता है. तो सर डायमंड में क्या रहता है कि डायमंड में जितने भी कार्बन एटम हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं. sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं मीन्स इनमें हर एक कार्बन की जो स्ट्रक्चर है कार्बन एटम की या पूरे इसकी डायमंड की, वो क्या रहती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. कौन सी स्ट्रक्चर रहती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. जितने भी कार्बन एटम्स है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो आपके पास स्ट्रक्चर इनकी कौन सी रहेगी? कि सर टेट्राहेड्रल रहेगी, इतना हमें अब पता है. स्ट्रक्चर इसकी टेट्राहेड्रल है. उसके साथ साथ हार्डेस्ट एलिमेंट है ये, हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ, है ना. सबसे मतलब इसका कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, अबाउट 3500 केल्विन होता है ना. तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे. मींस इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल. हार्डेस्ट होता है और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. इसके कारण से ये इंसुलेटर भी होता है. कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता, इस कारण से क्या होता है? इंसुलेटर. कैसा स्ट्रक्चर कि देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है. फिर ये कार्बन भी आगे फिर कार्बन से बॉन्डेड होता है. ये आपके पास कार्बन,
फिर ये कार्बन भी आगे क्या रहता है, कार्बन से बॉन्डेड होता है। तो ऐसे करते करते एक नेटवर्क के जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है कि ओनली कार्बन 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 कार्बन, एक जाल सा बन जाता है। इसके कारण से जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कि अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ एक कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, यहाँ एक कार्बन, ये दोनों कार्बन फिर एक कार्बन से बॉन्डेड हो गए ना। तो ऐसे करते करते कार्बन 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 के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसके कारण से जो है आपके पास डायमंड वो हार्डेस्ट सब्सटेंस। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या रहते हैं, इंसुलेटेड रहते हैं। कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो तभी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यानी कि कौन चार्ज कैरियर होगा जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के फेंकेगा। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या रहते हैं आपके पास, इंसुलेटेड रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल होती है। हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, सॉफ्ट होते हैं एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दीज आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ग्रेफाइट क्या करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये सर स्ट्रक्चर कैसी होती है तो देखिएगा। लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी। यहां से हैंगिंग बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है दूसरी यूनिट के बीच। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है तो ये जो स्लिपरी होते हैं काफी, एक दूसरे पे स्लिप मारते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये लेयर्स प्रेजेंट होती है। एक लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर। तो ये जो आपके पास लेयर है इसके नीचे एक और लेयर, उनके बीच में एक हैंगिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है ग्रेफाइट में, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसके कारण से वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। Why graphite is conductor? Because in graphite a free electron is present which act as charge carrier, जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा। ठीक है, थर्ड बात करते हैं फुलरीन। यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप की रिंग होती है, एक तो हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल। हेक्सागोनल रिंग में आपके पास 20 कार्बन एटम और पेंटागोनल रिंग आपके पास 12 होती है। सॉरी, हेक्सागोनल रिंग टोटल कितनी होती है, 20। पेंटागोनल रिंग कितनी होती है, टोटल 12। पक्की बॉल यानी कि फुटबॉल लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है इसकी फुल रिंग की। तो देयर आर 3 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। फर्स्ट इज डायमंड, सेकंड इज ग्रेफाइट, थर्ड इज फुल रिंग। डायमंड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, ग्रेफाइट में sp2, फ्लोरीन में आपके पास sp2। डायमंड की शेप आपके पास टेट्राहेड्रल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये, और इंसुलेटर होता है। ग्रेफाइट की बात करें sp2 हाइब्रिडाइज, हेक्सागोनल लेयर, सॉफ्ट होता है और क्या होता है, कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। स्लिपरी स्ट्रक्चर होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, एक लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, और एक हैंगिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फ्लोरीन की बात करें sp2 हाइब्रिडाइज, बक्की बॉल जैसी स्ट्रक्चर यानी कि फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। हेक्सागोनल रिंग कितनी होती है, 20। पेंटागोनल रिंग कितनी होती है आपके पास, 12। और एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है, स्टेबल फॉर्म, स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट है। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गए, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कार्बन। नेक्स्ट चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की ओर। Important compound of carbon, first is carbon monoxide। कार्बन मोनोऑक्साइड,
इसमें भी फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट क्या है कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट रिएक्शन व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड देखिएगा कि व्हेन फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसको आप हीट करते हो 373 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। कि सर कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंट क्यों ली, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मीनिंग ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपको लैब में कह दिया कि एक व्हाइट कलर का पाउडर दिया, या आपको कहा कि बताइए कि ये क्या है, ग्लूकोज है कि नहीं है। लैब में ग्लूकोज है, आपको कहा कि इसका बताइए ग्लूकोज है कि नहीं, तो उसकी रिएक्शन आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवा दो, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे सारे बाहर निकल जाएंगे, ओनली कार्बन रहेगा ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर आ रहा है तो कार्बन है, मतलब ग्लूकोज है। अदरवाइज कोई और कंपाउंड हुआ तो ब्लैक कलर नहीं आएगा। तो जब भी आप फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन 373 केल्विन के टेम्परेचर पर इसको हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। थर्ड रिएक्शन क्या आती, थर्ड रिएक्शन देखिएगा कि अगर आप कार्बन की रिएक्शन H2O के साथ करवाते, इसको हीट करते हो, तो आपको क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। दिस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस और इज नोन एज सिंथेसिस गैस। इसको सिन गैस भी कहते हैं। फोर्थ आपके पास आता है कि कार्बन की रिएक्शन अगर आप O2 प्लस N2 यानी कि एयर की प्रेजेंस में अगर हीट करते हो कार्बन को, तो आपको क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या मिलता है, 4N2। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 4N2, 2 मिनट रुकिएगा ना, इसको अपन वाटर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 4N2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके पास था कार्बन का फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है ये मैंने आपको अभी बता दिया। तो जो आपके पास CO प्लस H2 है, इसको वाटर गैस या प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, और CO प्लस 4N2 है, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस इसको कहते हैं। CO प्लस 4N2 को अपन क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस। तो वाटर गैस पूछ ले या सिंथेसिस गैस पूछ ले तो वो CO प्लस H2 और CO प्लस N2 का जो मिक्सचर है उसको अपन क्या कह देते हैं, प्रोड्यूसर गैस। तो ये फर्स्ट कंपाउंड था कार्बन का, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये इसके मेथड है। तो बात करें इनकी केमिकल रिएक्शन की, तो कहाँ यूज होते हैं, तो आपने 10th में पढ़ा होगा मेटलर्जी वाला टॉपिक। मेटलर्जी वाले टॉपिक में अपन देखते हैं कि मेटल और से किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेटल का, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल का। इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, मेटलर्जी, है ना। इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे। तो यहाँ पे इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या यूज है, कि जितने भी मेटल ऑक्साइड आपने पढ़ा होगा, रोस्टिंग पढ़ा होगा, कैल्सिनेशन पढ़ा होगा, उससे अपन क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, जिससे क्या मिलता है आपको, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल से किसका बाद में फॉर्मेशन होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल का फॉर्मेशन होता है। तो पहले तो क्या होता है, मेटल और है, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं,
उसके बाद क्या करते हैं, उसका कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करते हैं, जिससे उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद में उसका रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन के बाद में प्योर फॉर्म ऑफ मेटल का फॉर्मेशन होता है। तो उस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, मेटलर्जी। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका यूज कहाँ होता है, मेटलर्जिकल प्रोसेस। इसका यूज कहाँ करते हैं अपन, मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज करते हैं। कि सर कैसे, तो देखिएगा कि Fe2O3 ये मेटल और है, इसकी रिएक्शन आपने कार्बन मोनोऑक्साइड से करवा दी, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 2Fe प्लस 3CO2 मीन्स Fe2O3 का यहाँ पे क्या हो गया, Fe2O3 का यहाँ पे रिडक्शन हो गया। और ये जो मेटल मिली है वो कौन सी मेटल मिलती है, इम्प्योर मेटल। यही अगर आप ZNO की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, Zn प्लस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CO2। यानी कि Zn का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, मेटल ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन करके उसको इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल में कन्वर्ट करता है। और सर कार्बन मोनोऑक्साइड का कुछ हार्मफुल इफेक्ट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि अगर आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हो जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, तो आपका वो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है कि सर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है HbO2 और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करता है, फ्लो करवाता है। अगर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंस हो तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा 300 टाइम फास्टर। के सर किससे, इस बॉन्ड से। और क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का फ्लो होगा जो डेथ कॉज होता है, जिसके कारण से डेथ होती है। तो ये कार्बन का फर्स्ट कंपाउंड था कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ये अपन ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बाय। जो भी इसमें रहा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीट हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यहाँ पे क्या आएगा, सिलिकॉन के कुछ कंपाउंड्स आएंगे, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।